Hello, dear students. Welcome to Dakshina e-learning platform. And again, I'm here. My name is Rahul, and I am teaching chemistry at the Dakshina Foundation. And let's see, you have mock test 2, and I hope आप सभी ने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा. And again, I have been keep on repeating these things, and again I'm repeating right now that please go through all the chapters you have in chemistry and all the subjects. Please try to revise it. कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर के लिए ट्राई टू आस्क योर सीनियर्स. Okay, so these things will help you out. Like if you go to your 10th chemistry part, you have seen something called oxidation reaction and redox reaction. Oxidation and reduction, the reaction is called redox reaction. So go to the 11th part, go to the 11th students, asks for help. उन्हें बताइए कि सर थोड़ा मुझे है आप थोड़ा redox reaction के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दो. गो टू अगेन 11th एंड उनसे बोलिए कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दे, बिकॉज यू हैव समथिंग कॉल्ड कार्बन एंड कंपाउंड. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमेशा पढ़ते रहना है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होंगे आपसे हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट की, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क की मांग करता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. एंड द क्वेश्चन 1 वी हैव is called a molecule of acetone has how many bonds or which type of bonds. So let's see that. We have question number 1. So we will be solving NDST problem, NDST mock test, NDST mock test. So we are solving, and this is the test number 2. So let's go to the question number 1. We have a molecule of acetone. Okay, the moment you read this particular question, आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? What exactly the acetone is? अगर आपको एसीटोन के बारे में पता है, एग्जैक्टली एसीटोन होता क्या ये पता है, सो दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, इजंट इट? द मोमेंट यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली एसीटोन इज, दिस इज समथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल. तो आपको क्या होना चाहिए, एसीटोन क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आपको कीटोन, आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं. एल्डिहाइड के बारे में आपने सुना होगा, आपने एसीटोन के बारे में सुना होगा, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सुना होगा, आपने अल्कोहल के बारे में सुना होगा. अल्कोहल का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 और उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं. सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इजंट इट? सो वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप यू हैव सीन इज कॉल्ड अल्कोहल. इसको डिनोट कैसे करते हैं आप, OH के साथ डिनोट करते हैं. द अनदर वन वी हैव हियर वेरियस टाइप्स. वी हैव कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. We have carboxylic acids. So carboxylic acids को डिनोट करने का तरीका क्या है, COOH. Exactly, you should know कि ये COOH का क्या मतलब है. यहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड दूसरे चेन से जुड़ा होता है. We have double bond oxygen and one single bond OH. ठीक है, क्लियर है? Now we have something called aldehyde. Aldehyde ये कैसे डिनोट करते हैं, CHO से इसको डिनोट किया जाता है. And another we have is called ketone, ketonic group. इसको आप किससे डिनोट करते हैं, ये जो होता है कुछ ऐसा. इज इट क्लियर? ठीक. सो कीटोन कैसा होता है, सी इस साइड आपका एक चेन दूसरा कार्बन जुड़ा होगा, इस साइड दूसरा आपका कार्बन जुड़ा होगा. ओके, सो इसने बोला एसीटोन. एसीटोन जो है आपका प्रोपेनॉन का कॉमन नाम है. ठीक है, तो अगर आप दोनों साइड इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन जोड़ देते हो, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड CH3, C double bond O, and we have CH3. Clear? So if you see this particular molecule, what you can see, 1 2 3 3 कार्बन. ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन. अगर ये एक अल्केन होता, बट ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड O जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन. प्रोपेन ड्रॉप E, put ONE, so propanon. Okay, now let's see the question. A molecule of acetone has only single bond, no, single bond and double bond. Only double bond, no, we have single bond, they are also present. Only triple bond, कोई triple bond है ही नहीं. Double bond and single bond. So इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा double bond and single bond too. Single bond भी इसके पास हो. Is it clear to everyone? Now coming to question number 1, we have, in which of the following compound COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट. कार्बोक्सिलिक एसिड
ठीक है, चलिए देखते हैं। वी हैव ब्यूटेनॉन और क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनोन, बताइए ब्यूट का मतलब क्या है? ब्यूट का मतलब होता है, ब्यूट का नंबर होता है 4 के 4, कार्बन की संख्या क्या होगी? 4 होगी। सो वी हैव 4 कार्बन। लेट्स राइट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो यू हैव 4 कार्बन, सो आई विल राइट 1 2 3 4 कार्बन। नाउ ब्यूटेनोन, so somewhere you can put like this. So this is the functional group for ketone, on for कीटोन, ठीक है। तो ब्यूटेनोन मैंने लिख दिया, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोन। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन आपने नहीं लिखा है, यू कैन पुट, आप जितने भी कार्बन है 3 वैलेंसी बचे हाइड्रोजन, CH3 लिख दीजिए, CH2 लिख दीजिए, CH3 लिख दीजिए, दैट्स नॉट बेटर, वी आर टाइम टू save our time. Okay, so this is called butanol. Let's draw the another structure. The option number B we have is called butanol. So butanol, 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 ब्यूटा का मतलब है 4 कार्बन होना चाहिए। ओके, ब्यूटेनॉल, अंडरलाइन ऑल। ऑल देखते हैं क्या है, क्या हमारे पास कोई अल्कोहल, ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? OH जुड़ा होना चाहिए, तो आप कहीं भी एक OH जोड़ दीजिए। सो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनॉल। अगला ऑप्शन है हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अगेन कितने कार्बन? 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे क्या है? ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा COH, तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। अगला ऑप्शन क्या है? ब्यूटेनल, 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 ये क्या होगा? 4 कार्बन, 1 2 3 CHO, ठीक है, 4 कार्बन होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट? तो बताओ, हमारे पास हैं यहाँ पे अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड एंड यहाँ। सो ऑप्शन नंबर 3, दिस particular option is having carboxylic acid. Is it clear to everyone? Okay, let's move forward. We have something called sodium stearate. Again, this is taken from your textbook, sodium stearate. Question number 3 we are going to solve. I'm writing sodium stearate. सोडियम स्टीयरेट का क्या मतलब है? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्टीयरिक एसिड से मिलके बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्टीयरिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा? देखो सोडियम, मैं लिख देता हूँ सोडियम आयन, लिख देता हूँ मैं सोडियम आयन, O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O, देन C, देन C, देन C, देन C, बहुत लंबा। सो दिस चेन, दिस इज अ बिग चेन, ठीक है, काफी बड़ा चेन है। तो क्या क्या है? ये है सोडियम स्टीयरिक, सोडियम स्टीयरेट। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्रोपेनोइक एसिड, मैं लिख देता हूँ, प्रोपेनोइक एसिड को आप CH3 CH2 COOH, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। ओके, नाउ दिस प्रोपेनोइक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स यू propanoate sodium NaO, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ठीक है। इस हाइड्रोजन को आप भगा देते हो और वहां पे क्या आता है? सोडियम आता है, प्लस H2O भी आता है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। तो यही है सोडियम स्टीयरेट। इसका क्या मतलब है? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्टीयरिक एसिड रिएक्ट किया होगा। ओके, क्या खास बात है इसमें? देखिए क्या होता है, इसका यूज जो है ना, आप दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड्स, इनको आप फैटी एसिड्स बोलते हो। तो इनका यूज जो है आप सोप फॉर्मेशन में करते हो, ठीक है। कैसे काम करता है ये? आपको मिसल फॉर्मेशन होता है, ये सारी बातें टेक्स्ट बुक में मिले, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगेन गो टू द टेक्स्ट बुक एंड प्लीज रीड इट थॉरोली। आगे नाउ कमिंग दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव, तो ये जो पार्ट है ना, आप देखोगे सर यहाँ से कार्बन जुड़ा हुआ है, हर जगह कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आप, इस पार्टिकुलर जो मॉलिक्यूल का ये पार्ट है, इसको आप बोलते हो टेल, इसको बोलते हो टेल, ठीक। ये जो पार्ट है इसको आप बोलते हो हेड,
क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट है उसको हेड बोलते हैं, वो पार्ट है उसको टेल बोलते हैं। दूर से देखोगे तो क्या लगेगा कि ये जो पार्ट है वो आयोनिक नेचर का लगता है, नहीं आयोनिक बॉन्ड लग रहा है यहाँ पे, तो इसको आयोनिक नेचर का लगता है। और यहाँ पे आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, बहुत सारा कोवैलेंट बॉन्ड है, बहुत सारा कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये आयोनिक नेचर का लग नहीं रहा, तो मैं लिख देता हूँ नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक। अब क्या दिक्कत है, जब इस पार्टिकुलर सॉल्ट को, पार्टिकुलर कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर आयनिक जो भी हमारे सॉल्ट होते हैं उसको डिसॉल्व करता है, नहीं आयनिक सॉल्ट को डिसॉल्व करता है। क्यों करता है आपको पता है, वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसको डिसॉल्व करता है। तो वाटर किसको डिसॉल्व करना पसंद करता है, आयनिक पार्ट। ठीक है, आयनिक पार्ट। ठीक है, तो वाटर किसको डिसॉल्व करना पड़ता है, आयनिक पार्ट को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो आयनिक पार्ट है वो वाटर से प्यार करता है, वाटर से लगाव है, तो हेड को क्या बोलते हैं, हेड को बोलते हैं हेड, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रो, हाइड्रो से प्यार करता है तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अच्छा, वो जो नॉन आयनिक पार्ट है जिसको आप टेल, अभी अभी आपने बोला है टेल वाटर से दूर भागता है, वाटर को प्यार नहीं करता, वाटर से दूर भागता है, वाटर से डरता है, फोबिया है उसे वाटर का, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, सो ये है सोडियम स्टीयरेट, एक फैटी एसिड से बना हुआ मॉलिक्यूल कंपाउंड है। ये आपका जो है वाटर में अगर आप डालते हो तो ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। अगेन गो टू योर टेक्स्ट बुक एंड प्लीज रीड इट थॉरोली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गोइंग टू सॉल्व। क्वेश्चन 4 क्या बोला, द नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड गिवन है, ठीक है, नेम ऑफ द कंपाउंड पूछना चाहता है। सो वी एम राइटिंग, आई एम जस्ट राइटिंग CH3 CH2 then C double bond O and the another one we have CH3. Okay, so पहला काम क्या होता है, आपको पेरेंट चेन पता करना होता है। 1 2 3 4 पेरेंट चेन, सो 1 2 3 4 हमने पेरेंट चेन पता कर लिया, ये पेरेंट चेन है। दूसरा बात होता है फंक्शनल ग्रुप पता करना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, तो मुझे पता चलेगा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है कहीं पे, कहाँ, ये C डबल बॉन्ड O है, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। सो मुझे पता चल गया कि द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट वी हैव इज कॉल्ड कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपका। ठीक, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज राइटिंग द नेम। तो क्या होगा बताइए, वर्ड रूट क्या होगा, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट वी हैव, वर्ड रूट वी हैव क्या होगा बताइए, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और क्या होगा, ब्यूटेन का ई होता है ना, ई को ड्रॉप करेंगे और लिखेंगे ONE, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनोन हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स जो है मैन परफेक्ट। सो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग को प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर पाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ले लीजिए, वहाँ से सॉल्व कीजिए, और आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बातें हम करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास, द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, जो हमारे पास है क्लोरो एसिटिक एसिड क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले एसिटिक एसिड क्या होता है वो पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड का नाम आपने कई बार सुना होगा, नहीं, एसिटिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 5 ईयर सर, नहीं, सो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड CH3 COOH इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, या इसको आप क्या बोलते हो, IUPAC नेम में क्या बोलते हो, इथेनोइक एसिड। ये सारी बातें पता होनी चाहिए ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड क्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब क्या है कि एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, सो क्लोरीन CH2 CH3 COOH, so this is called chloroacetic acid. Now let us read the question again.
द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन क्लोरोएसिटिक एसिड्स आर एसिड आर। तो हेटेरो एटम्स क्या होता है, वो सारे एटम्स जो कार्बन और हाइड्रोजन ना हो उनको बोलते हैं हेटेरो एटम्स। ठीक है, सारे एटम्स जो कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। तो देखते हैं कौन कौन सा एटम्स हमारे पास है यहाँ पे। क्लोरीन, क्लोरीन, देन कार्बन तो नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन। तो हेटेरो एटम्स क्या हो जाएगा हमारे पास, हेटेरो एटम्स कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, क्लोरीन हो जाएंगे और ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे क्या है, हेटेरो एटम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हीटिंग एन अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O। आप क्या कर रहे हो, एक अल्कोहल को हीट कर रहे हो, किसके प्रेजेंट में, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या करेगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। कॉन्सनट्रेशन काफी ज्यादा है, सो कॉन्सनट्रेशन H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इट वर्क एज क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। प्लीज, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको हमेशा याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज C3H8O। सो नाम बता सकते हैं क्या इसका, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल। सो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 OH. You are putting H2SO4 concentrated at 443 Kelvin, high temperature and concentrated H2SO4। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। अच्छा इसने बताया दिया रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव ए कंपाउंड ए। तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला जाएगा। अच्छा वाटर मॉलिक्यूल निकल के चला जाएगा, तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ये H2O निकलता है, तो ये कैसे लेके चले जाते हैं, तो क्या होगा बताओ, बताओ जरा क्या होगा, आपका बनेगा अल्कीन फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन होगा, अल्कीन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड ए। भैया सिंगल बॉन्ड पूछना चाहता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छे से, इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर का बनाएंगे तो क्या होगा, ये देखो आपका है C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ओके, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ दो हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो मैं लिख देता हूँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अच्छा इसके बाद यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, तो वन हाइड्रोजन हियर, another hydrogen here, and the last one written down. Let's calculate the number of single bonds. 1 2 3 4 5 6 and the last one we have is 7. So we have total 7 double bonds are present here. ठीक है, क्या सभी को पता चलेगा कि 7 डबल बॉन्ड्स कैसे हो गए हैं, 7 डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। सर कैसे पता करेंगे, पढ़ाई करने के बाद पता चल जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग फॉर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करें। अच्छा ये बताओ एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, आप अपने घर में किसी चीज को ऐड कैसे करोगे। अगर आपके पास प्रॉपर जगह होगा तो आप सामान को ऐड कर सकते हो, नहीं सामान को ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक छोटा सा रूम है, रूम में सामान फिल करना है, तो आपके पास रूम में प्रॉपर जगह होगा, प्लेसेस खाली प्लेसेस होंगे, तभी तो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को भरते जाओगे। नहीं, अच्छा मान लो पूरा रूम भर गया, फिर आप और कुछ ऐड करना चाहते हो, तो पॉसिबल है क्या, not at all possible. What you can do is you can bring in some important substance or some important object and you will replace it with some unimportant or less important substance. So what exactly you are doing, you are substituting it. नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हीरे जवाहरात रख सकते हो और लोहे को बाहर कर सकते हो। So what you did is you replaced iron with the gold. So you replace it, you did not add it, isn't it?
So the same thing is, if you have enough place, you can put iron, you can put gold, you can put diamond if you have enough place. ठीक है, आ रही बात समझ में? So the same thing is happening here. You have addition reaction. So what you have to search is ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें जगह है, जिसमें पॉसिबिलिटीज है कि आप ऐड कर पाए, रिप्लेस नहीं, ऐड कर पाए. चलिए देखते हैं. पहला जो है CH4 है. CH4 मैं ऐसे लिख देता हूँ. CH4 तो कार्बन का देखिए, कार्बन का बॉन्ड कितना है, 4 बॉन्ड बन गया. ओके, 4 बॉन्ड बन गया तो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 8 है. अब 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि कार्बन के पास तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं? अब आप बोलोगे भैया ये कोई एक्स मॉलिक्यूल आके बोला कि ये लो भैया मेरे साथ, मुझे भी बॉन्ड के साथ जोड़ लो, तो आप क्या करोगे? बहुत सारे महानुभाव बोलेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं भैया, CH 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 एंड X. कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 5. इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वैलेंस सेल में? 8. वाह जी वाह, आप तो एक नया ही रूल बना दिया आपने, पूरी केमिस्ट्री चेंज कर दी. प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट चेंज केमिस्ट्री, लर्न केमिस्ट्री. ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है. तो जब 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो इनकमिंग ग्रुप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना सकता है. कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है. ठीक है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है. तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग जो भी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. नहीं तो इसको हाइड्रोजन को भगाना पड़ेगा, बोलेगा हाइड्रोजन आप जाइए, मैं एक्स के साथ बॉन्ड बना लूँ. ऐसा करना पड़ेगा. तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको एडिशन नहीं बोलते हैं. एडिशन का मतलब उसी मॉलिक्यूल में जोड़ दे, बिना दूसरे साइड आइटम्स को छुए बिना. ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है आंसर नहीं होगा. चलिए दूसरे आंसर की बात करते हैं. दूसरा क्या है हमारा? C3H8. सो C3H8 ये क्या है, ध्यान से बताएंगे. दिस इज कॉल्ड प्रोपेन. प्रोपेन अगेन ऑल हैव सिंगल बॉन्ड्स. ऑल द कार्बन दे आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल हैव 4 बॉन्ड्स. तो पॉसिबल नहीं है. अच्छा आगे बढ़ाइए. C4, C4H10. दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन. ब्यूटेन, ब्यूटेन में भी पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है? जैसे ये 4 बॉन्ड बना रखा है, यहाँ भी हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं. हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं. लास्ट जो ऑप्शन हो जाएगा C6H12. क्या क्या मतलब C6H12? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स you have 1 2 3 4 5 6. C6H12 ये बता रहा है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये बता रहा है आपको कि हमारे पास कोई एक डबल बॉन्ड होगा. मान लो कहीं भी. अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये डबल बॉन्ड है? दोस्त मेरे, आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना पड़ेगा ना. CnH2n, CnH2n plus 2 is for alkane, CnH2n for alkene and CnH2n minus 2 is for alkyne. तो यहाँ पे मैंने कहा दिस इज 6 into 2 12. सो CnH2n है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड होगा. तो बोलेगा वाह जी सर जी, यहाँ भी तो कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं. मैं कहा बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है. ये लो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 1 2 3 4. ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं. अब क्या होगा? अब एक क्लोरीन बोलेगा कि एक HCl मॉलिक्यूल गया यहाँ पे, बोला कि HCl कि मुझे भी जोड़ लो भाई, मुझे जोड़ लो. तो बोलेगा हाँ क्यों नहीं जोड़ेंगे? तो देखो क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा. ठीक है, और ये जो है ऐसे आ जाएगा. अब ये ऐसा हो सकता है. आप सभी मुझे बताओगे सर जी आपने क्या गलती कर दी है? अब बताओ, इस पार्ट को देखो ध्यान से, इस पार्ट को ध्यान से. बाकी का पार्ट तो सेम ही रहेगा. क्या हमने कार्बन को ज्यादा बॉन्ड दिया, 5 से ज्यादा दिया या 5 से दिया? नहीं दिया. ये क्लोरीन जाके इसके पास ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन जाके इसके पास ऐड हो गया. सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, एडिशन हुआ है. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोलराइज होकर इस हाइड्रोजन के पास बॉन्ड बना लिए. क्लोरीन का ये जो बॉन्ड है टूट के इसके साथ अब बॉन्ड बना लिया.
ठीक है, तो वहाँ पे जाके एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जो प्रोपीन्स हैं या जो अल्कीन्स हैं, अल्काइंस है, वो एडिशन रिएक्शन में जाते हैं, पर जो अल्केन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन कभी नहीं करते। ठीक है, तो ये बातें हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए को हमको बताना है। हमारे पास ए क्या है, देखिए पहले रिएक्शन लिखते हैं, CH3, देन वी हैव CH2, C डबल बॉन्ड OH। एक्चुअली दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH2 शायद मिसिंग होगा। सो बताओ क्या होगा, ये आपका Na2CO3 के साथ, जब भी कार्बोनेट का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है बताओ। सिंपल सी बात है, COH रिलीज हो जाता है और सोडियम इसके साथ आ जाता है। देखिए सोडियम जो है ना, सोडियम हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता रहेगा, सोडियम हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता रहेगा। तो जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन मिला नहीं, आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। तो देख लो क्या बनेगा, CH3, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और COO, हाइड्रोजन हटाओ सोडियम लाओ, और ये अब क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका सिंपल सोडियम सॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सोडियम सॉल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। देखिए क्या है, अगर आप डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड में होता क्या है, आपने टेक्स्ट बुक में देखा वो बकमिंस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है, उसके बाद किसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, उसके बाद डायमंड का भी स्ट्रक्चर है, तीनों के स्ट्रक्चर साथ में गिवन हो गए नहीं। तो वहाँ पे आपने देखा कि हर कार्बन जो है वो और अलग अलग 4 कार्बन से जुड़ा होता है। डायमंड की बात करेंगे तो अलग अलग 4 कार्बन से वो जुड़ा होता है, और वो क्या है, काफ़ी हार्ड डेफिनेट शेप का स्ट्रक्चर लेता है। ठीक है, और अगर आप आगे पढ़ोगे, आगे आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि एक FCC स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कार्बन होते हैं एंड सो ऑन है। तो बहुत सारी आगे बात चीज़ें हैं जो आपको डायमंड के बारे में पढ़ने को मिलेगी। ठीक, चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ आयंस। इसकी बात क्वेश्चन 10 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ आयंस। सो आयंस की बातें करेंगे, आपका प्री नॉलेज होना चाहिए कि कैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, CHCl3, CHCl3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है, ये भी एक नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है, तो इन दोनों के बीच का कोवलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच कोवलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे, तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। सो कैल्शियम है CaCO3 2 तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, पर इन दोनों के बीच क्या है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, आयोनिक प्लस कोवलेंट। ओके, आगे बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो ध्यान से, क्या होता है, सोडियम HCO3 होता है, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इन दोनों के बीच एक आयनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पे अंदर में एक यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो क्या होगा, ये आयनिक प्लस कोवेलेंट। इजंट नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, वी हैव कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड भी क्या होता है, Ca2 यहाँ पे +2 होता है और यहाँ पे +4 होता है। तो आप ऐसा समझ लो कि यह जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट आयंस। तो यहाँ भी आयंस है, यहाँ भी आयंस है, यहाँ भी आयंस है। आयंस कहाँ नहीं है, पहले वाले में आयंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा नॉलेज आप लोगों के पास है कि जब आप देखोगे आपके जो बर्तन है, जब भी खाना बनाया जाता है, सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, द LPG, अगर आप सभी के घर में LPG हो या अगर लकड़ी ही जला रहे हो, तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, लकड़ी जला रहे हो तो ये बातें, दिस इज कॉमन। ठीक है, अगर वहाँ पे क्या होता है, जो आपका वुड है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे LPG में भी कभी कभी लास्ट का जो पार्ट होता है, वो आपको लास्ट में क्या होता है कि आपको जो आपका सरफेस है वो ब्लैक दिखने लगता है, सरफेस ब्लैक दिखने लगता है।
क्यों ऐसा होता है कि जो वो जो पार्ट है ना गैस का, जो वो पार्ट है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या है कि कार्बन का पार्ट आ जा रहा है, यानी कि कार्बन आ जा रहा है। अब कार्बन के कारण क्या होता है, जो सरफेस है कार्बन क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, सरफेस पे डिपोजिट हो जाएगा कार्बन। इसके कारण क्या होता है, वो कलर क्या दिखाता है, वो ब्लैक कलर इम्पार्ट करता है। तो द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, कंप्लीट बर्न होने के कारण आपको फ्यूल बर्न होकर CO2+H2O जो कि एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, बट जब आपका कंप्लीटली बर्न नहीं होता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है आपके बर्तन के सरफेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 वी ऑल नीड टू सी। क्वेश्चन नंबर 12 इज अनायन इज फॉर्म्ड। अनायन किसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसिस को अनायन बोलते हैं अपनी। सो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ अगर, अनायन, तो अनायन कैसे बनता है, अनायन इज फॉर्म जब X कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये X नेगेटिव बन जाता है, इसको आप बोलते हो अनायन। X अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो बनता है, इसको बोलते हो आप कैटायन। क्या बोलते हो इसको, कैटायन। इसको क्या बोलते हो, एनायन। तो एनायन कैसे बनता है, एनायन तब फॉर्म होता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ध्यान से देखेंगे, एटम दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनायन क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं आप, जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो स्पीसीज बनाता है, उसको आप बोलते हैं एनायन। अच्छा, एटम लूज करने वाले को बोलते हो कैटायन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, हमारे पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल को आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल रहे हो, अल्कोहल। सो वी हैव CH3, वी हैव CH2OH और यूजिंग KMnO4 आप इसको बदल दिए CH3 COOH। ठीक है, इसमें आप बदल दिए। पूछ रहा है इन द अबव रिएक्शन, इन दिस पार्टिकुलर रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट्स एज, तो अल्कलाइन KMnO4 के कारण ऐसा हुआ। क्या है अल्कलाइन KMnO4? अब मुझे ये बताओ कि KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने जाना है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ भी वही काम कर रहा है, यहाँ भी इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया, उसने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बढ़ा दिया। कार्बन का ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन जो है इस अल्कोहल का संभव किसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है। ठीक है, तो अल्कलाइन KMnO4 से हीट अगर आप देते हो तो अल्कोहल किस में बदल जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, किसके कारण बदला, इस बंदे के कारण बदला है। तो जो ऑक्सीडेशन दूसरों का करवाता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो दूसरे का रिडक्शन करवाता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस में मेन भूमिका इसकी है, और इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाया है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाने के लिए उसको आप बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप एज ऑफ बेरियम इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पीरियडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। तो बेरियम के जो क्या कहते हैं उस ग्रुप में और कौन सा आता है बताओ, स्ट्रॉन्जियम आता है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, या तो आता है नहीं तो नहीं आता, इसमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये थोड़ा सा काम का है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। सो 284 बताओ कौन सा ये एलिमेंट है, 10 हो गया, 14 हो गया, तो बताओ कौन सा होगा, सोडियम नहीं, सोडियम का 11 होता है। उसके बाद पोटासियम नहीं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद बताओ क्या होगा, बताओ एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन। ठीक है, यही होता है ना। चलो देखते, सोडियम 11, 12, 13, 14 कौन से ग्रुप में होगा बताओ। क्वेश्चन पर विच ग्रुप ना, तो ग्रुप में ये ग्रुप नंबर 1 होता है, ये ग्रुप नंबर 2 होता है, ये ग्रुप नंबर 13 होता है, ये ग्रुप नंबर 14 होता है।
ये कितना होता है, ग्रुप नंबर 14 में ये पाया जाता है। तो क्या होगा, ग्रुप नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in a shell depends on molecular formula 2n, where n is the number of given shell from the nucleus. With this information, find the total number of electrons in m shell. So m shell में total number of electrons कितने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि m shell में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। एम नहीं, एन सेल है, सॉरी, एन सेल, एन शेल, ठीक है। सो एन सेल है, तो बताओ क्या होगा, एन का क्या होता है, एन की वैल्यू क्या होती है, के, लिखते हैं के एल एम एन, ठीक है। सो ये हो जाएगा, एन की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 4। तो एन की वैल्यू क्या है, 4 है। तो बताओ क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, सो 2 इंटू 4 स्क्वायर, सो 30। सो क्या हो जाएगा, 32 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले करना मैंने 32 उसका करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 70। Question number 7. An element X from group 2 of periodic table reacts with Y. Reacts with Y. देखिए ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है X, यानी कि X जो है वो एक मेटल है, और कैसा ये आयन फॉर्म करेगा, X फॉर्म करेगा X2 पॉजिटिव, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है। X2 पॉजिटिव कैसे फॉर्म करता है, जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स है वो X2 पॉजिटिव, कैल्शियम +2, नहीं आपने सुना होगा, ओके। सो या विथ Y फ्रॉम ग्रुप 70, ग्रुप 70 में क्या है, Y है। तो Y में क्या होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ये कैसा फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं जनरली Y नेगेटिव, ये ऐसा फॉर्म करते हैं। Give the formula of the compound. Give the formula of the compound. फॉर्मूला बता दो भाई, 2 पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव है, तो न्यूट्रल होने के लिए, सॉल्ट को न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट को न्यूट्रल होने के लिए 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव चाहिए। तो अगर आप X2 पॉजिटिव करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2Y होने चाहिए नेगेटिव होने के लिए। तो इसको आप लिखते कैसे हो, XY2, इसको लिखोगे XY2 के रूप में, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 की बातें हम लोग करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करना चाहता है, किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की ये बात करना चाहता है, उसको देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे, वही होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किसको बोलते हैं। ये है 18 ना, देखो आइसो का मतलब है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर। तो देख लो भैया, N2 का क्या मतलब है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन्स, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन इज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, now let us calculate the number of electrons in the different options. We have CO, so we have 6 + 8 14 electrons. अच्छा, we have B option, C2 negative, so we have 6 + 6 + 1, we have, okay, so this is CO positive na, CO positive,
So we have 14 minus 1, 13 electrons. 13 electrons. Okay. So this is 6 plus 6 plus ये है 13 electrons. अच्छा, इसके बाद आता है O2 पॉजिटिव. 8 plus 8 minus 1, so 15 electrons. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आता है Cn नेगेटिव. So 6 plus 7 plus 1 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या होगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके बराबर है. तो 14 इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाए. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड गेन एन इलेक्ट्रॉन इजली. इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन ले ले. तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो भी हमारे 17th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, 17th ग्रुप हैलोजेंस, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेते हैं. अब ध्यान से देखो, इसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन भी है. तो हमारे पास जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन. तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन और फ्लोरीन ये आगे निकल जाएंगे. अब फ्लोरीन और क्लोरीन में बात करते हैं. तो क्या होता है कि जो क्लोरीन है उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है. तो क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने में फ्लोरीन की तुलना में आसानी होती है. डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी वो डिक्रीज होती जाती है. बट अब वैसे फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, बट फ्लोरीन का साइज छोटा है. तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, धक्का मुक्की करेगा. क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है. तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन कम होगा इन क्लोरीन. रिपल्सन इज मोर इन फ्लोरीन. दैट्स वाई जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन में आसानी से आ सकता है, फ्लोरीन में थोड़ा सा दिक्कत होता है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कौन करेगा, क्लोरीन करेगा. An element X combines with oxygen to form X2O3. एक ऑक्साइड है. क्वेश्चन नंबर 20. ऑक्साइड फॉर्मेशन. ऑक्साइड क्या है, X2O3. अब मुझे ये बताओ, X2O3 ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन क्या होगा, -2. तो टोटल चार्ज नेगेटिव कितना होगा, -2 × 3. टोटल चार्ज इज -6. तो -6 चार्ज इस पे होना चाहिए. तो -6 चार्ज 2 एटम पे है. तो एक एक्स पे कितना चार्ज होना चाहिए, +3. क्या मैं गलत बोला हूँ, एक एक्स पे कितना +3 होना चाहिए. आगे पढ़ते हैं. राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन. तो देख लो ना, एक्स +3 है, क्लोरीन पे -1 होता है. तो कितने क्लोरीन चाहिए, 3 क्लोरीन चाहिए. तो क्या बनेगा, XCl3 आपका कंपाउंड बन जाएगा. नहीं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करते हैं. 21 में क्या, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. सो वी हैव सोडियम here. क्वेश्चन नंबर 21. वी हैव सोडियम, देन वी हैव सिलिकॉन, देन वी हैव क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. तो ये सेम ही पीरियड के एलिमेंट है. एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा बताओ, सोडियम. सोडियम सबसे ज्यादा. उसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम का होगा. ठीक है. सोडियम के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम का होगा. इसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम का होगा. इसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन का होगा. इसके बाद क्या होगा, सोडियम. इसके बाद क्या होगा आपका, क्लोरीन का सबसे ज्यादा. ये सबसे बड़ा नॉन मेटल है, इसमें ये सबसे बड़ा मेटल है. तो सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा. तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. आपके राइट मोस्ट में आपके क्या पाया जाएगा, राइट मोस्ट में आपको पाया जाता है आपका नॉन मेटल्स, लेफ्ट मोस्ट में आपको पाया जाता है मेटल्स. चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला देखेंगे ध्यान से. Which among the following elements has the largest atomic radius? So you have lithium, you have cesium, then you have sodium, you have potassium. ठीक है. ये है. तो देखो ये जो है सब एक ही ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है. नहीं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स. और एक पार्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीजेस.
तो बताओ इन सब में सबसे नीचे कौन था? सीजियम जो है, सीजियम जो आपका एलिमेंट है वो सबसे नीचे पाया जाता है इन सब में। ठीक है, पहले लिथियम होगा, फिर सोडियम, पोटासियम है, उसके बाद सबसे नीचे में सीजियम आता है। तो सीजियम का जो साइज है सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि एडिशनल शेल ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 आसान सा है। Arrange the halogens in increasing order of their electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब समझ लेंगे तो सारा काम खत्म। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास कैसे आसानी से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार है इसको। ठीक है, अभी मैंने कहीं डिस्कस किया था, क्लोरीन वाली बात कही थी, कहाँ चला गया, ये रहा। नहीं, तो यहाँ पे आपने डिस्कस किया था कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्लोरीन। डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता जाता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता जाता है। बट फ्लोरीन का जो आपका होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है ट्रेंड के अनुसार, ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या आएंगे, रिपेल करेंगे। जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे। रूम छोटा है, क्लोरीन के पास रूम बड़ा है, इसके कारण क्या है कि रिपल्सन कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन दूसरे नंबर पे आता है, और उसके बाद जो आपका ट्रेंड है वो फॉलो होता रहता है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं सारे लोग ध्यान से। आइसोटोन्स, आई राइट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का क्या मतलब है? अंडरलाइन एन, एन का मतलब है न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 जो हमारा सबसे अंत का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग सारे पढ़ेंगे। एन एलिमेंट विच इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये से अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कार्बन एंड कंपाउंड का पहला ही आपको कहीं दिख जाएगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्या होता है? सबसे इसेंशियल चीज होता है कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन सबसे इसेंशियल चीज होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन होते ही होते हैं। तो एन एलिमेंट विच इज इन इसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कार्बन कौन से ग्रुप में पाया जाता है? बता दो जरा मुझे। कार्बन पाया जाता है ग्रुप नंबर 14 में। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रुप नंबर 14। तो इस तरीके से आपने आज ये क्वेश्चन सॉल्व किया, बनाया, देखा। फिर से आप जाके पढ़ाई कीजिए, फिर से जाके जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ क्या है, ऑर्डर्स कैसे देखते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में जाके आप नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, और फंक्शनल ग्रुप कैसे आएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखा जाता है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ये जाके पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, आइसोबार्स किसको बोलते हैं, आइसोडाइफर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस किसको बोलते हैं, ये सारी बातें आप जान लो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन में आपको रिएक्शन बैलेंस करने आना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस करने सीख लीजिए अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से। ठीक है, इसके बाद आप जाके जो है एनालिसिस की, अगर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है तो CO2 बन रहा है, अगर आपने कार्बन का X अमाउंट लिया तो CO2 कितना बनेगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो आपके चैप्टर्स हैं, उसको फिर से रिवाइज कीजिए, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना आप देख रहे हो, बहुत ही क्रूअल है। कंपटीशंस आर क्रूअल। वो जो है 1000 में से 2 को सिलेक्ट करता है, तो ये समझ लो कि वो 9998 के साथ क्या हो रहा हो। सो दैट इज अ पैथेटिक सिचुएशन आउटसाइड इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, सो आई जस्ट अर्ज ऑल ऑफ यू, प्लीज वर्क हार्ड एंड डू वेल इन दक्षिणा एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।